बुक्स फॉरएवर में खुशामदीद नावल सितारा शाम, जिसकी राइटर हैं आमना रियाज। उसकी ये 29वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। इनिया, बेटे ये चोट कैसे लगी? इनिया स्टडी से बाहर जा रही थी जब दानियाल हसन ने अचानक पूछा। वो उनके लिए दूध का गिलास लेकर आई थी। मैंने आपको बताया तो था, कॉलेज में सीढ़ियों से गिर गई थी, उसने वही कहा जो पहले भी कह चुकी थी। दानियाल हसन ने आंखों से चश्मा उतारते हुए उसे बगौर देखा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अनु कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? दानियाल हसन ने उलझन अमेज अंदाज में कहा। इनिया गड़बड़ा सी गई। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि दानियाल हसन उसका झूठ पकड़ लेंगे। मैं झूठ क्यों बोलूँगी डैडी? उसने अपनी गड़बड़ाहट पर काबू पाते हुए बेवजह हंसकर कहा था। दानियाल हसन की उलझन दूर नहीं हुई थी, मगर उन्होंने महज यही कहा। फिर कुछ ख्याल आने पर पूछने लगे, तुमने अपनी मम्मी को बताया? किस बारे में? अब के बारे इनिया उलझी। इसी चोट के बारे में। दानियाल हसन ने शरबत के जिक्र पर दांस्ता नजरें चुराते हुए कहा। इनिया खफीफ से होकर हंस दी। डैडी, बहुत मामूली सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। अब इतनी सी चोट के लिए मम्मी को परेशान क्यों करूं? हाँ, फिर भी अनु तुम्हें बताना चाहिए अपनी मम्मी को। खुद तो उस औरत को औलाद की परवाह नहीं। कितने दिन हो गए वहाँ जाकर बैठी हुई है। इंसान को कम से कम पीछे रह जाने वालों की खबर तो लेना चाहिए। दानियाल हसन अपनी टेबल पर कुछ तलाश करते हुए बज़ाहिर लापरवाह लेकिन झुंझलाहट भरे लहजे में कह रहे थे। इनिया ने बगौर उन्हें देखा, फिर हंसती। आपको मम्मी याद आ रही है तो उन्हें फ़ोन करके बुलवाइए। बेशक मेरी चोट का बहाना कर दे, लेकिन बुलाना उन्हें आपको खुद ही पड़ेगा। मेरी बात नहीं मानेगी मम्मी, लेकिन आपका कहा टालने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो हल्के फुल्के लहजे में कह रही थी। हो सकता है डैडी आपको मेरा इस मामले में कुछ भी कहना अच्छा ना लगे, लेकिन मुझे इसके सिवा कोई हल नज़र नहीं आ रहा। आप प्लीज़ मम्मी को वापस ले आइए। मेरे ज़ख्म की परवाह ना करें, ये ज़ख्म तो भर ही जाएगा, लेकिन जो ज़ख्म दिल पर लगे हों वो कभी नहीं भरते। उसने जुमला मुकम्मल किया और आहिस्ती से दरवाज़ा धकेल कर बाहर निकल गई। दानियाल हसन शशतर से रह गए। वो इनिया से इतनी गहरी बातों की तवक्को नहीं कर रहे थे। हाँ, ये दुरुस्त था कि वो शरबत की कमी बुरी तरह महसूस कर रहे थे, लेकिन ये ऐसा सच था जिसका एतराफ़ करने की राह में उनकी अना हायल होती थी, और सारी ज़िंदगी वो अपनी अना का एहतराम करते आए थे। लिहाजा उस वक्त भी गहरी सोच लाहक हो जाने के बावजूद सर झटक कर किताब पढ़ने लगे। फजर की नमाज पढ़कर इनिया ने सोने की कोशिश की, लेकिन नींद जैसे उसकी आंखों से खफा हो चुकी थी। दिल को अजीब सी बेचैनी लाहक थी। कुछ देर बाद करवटें बदलती रही, फिर स्लाइडिंग डोर हटाकर टेरेस पर आ गई। रात की तारीकी का परवा सुबह 9 की अव्वलीन किरणों ने चीर दिया था पर्दा, लेकिन अभी इतनी रोशनी नहीं फैली थी कि रोशनियां गुल कर दी जाती। इनिया बिना टेरेस की लाइट ऑन किए टेरेस पर चक्कर लगाने लगी। सुबह का पुरनूर सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। नीम तारीख आसमान पर सफ़ेद बगलों की कतार परवास कर रही थी। वो सर उठाकर परिंदों को देखने लगी, फिर खटके की आवाज़ पर सर झुकाया। टेरेस की ग्रिल से अनेक्सी का बरामदा दिखाई दे रहा था। अभी अभी बरामदे की रोशनी जलाई गई थी। वो लाशऊरी तौर पर ग्रिल के करीब होकर उसकी तरफ देखने लगी। दरवाज़ा खोलकर फिजान बाहर आए थे। उनके हाथ में कुछ सामान था और वो रवानगी के लिए तैयार लग रहे थे। इनिया का दिल यकदम जैसे किसी शिकंजे में जकड़ा गया। उसका दिल चाहा उन्हें रोक ले, लेकिन तभी किसी एहसास के तहत फिजान ने सर उठाकर टेरेस की तरफ देखा। उस नीम तारीखी नीम उजाले के संगम में महज एक पल के लिए उन दोनों की नज़रें आपस में टकराई थी। इनिया तेज़ी से पलट गई। काश आपको मेरे चेहरे में किसी और का अक्स ही नज़र आ गया होता। उसके दिल से ओक सी उठी थी और आंखों में आंसुओं की योरश शुरू हो गई थी। दूसरी जानिब फिजान जाने से कबल उससे माफ़ी मांग लेना चाहते थे, लेकिन हालात ने इजाज़त दी ना ही उन्होंने हालात को साजगार बनाने की कोशिश की थी। लिहाजा अब ये किसी ख्याल का क्या फ़ायदा था। वो बोझल दिल के साथ अपना सामान गाड़ी में रखने लगे थे। बुशरा ने जन्नत के सामने अपनी हार तस्लीम नहीं की थी, बल्कि दिल से भी उसकी गुलाम हो गई थी। वो जन्नत के सामने ज़बान बंद रखती या उसकी हाँ में हाँ मिलाती, उसकी तारीफ़ करती, उसकी हर गलत हरकत को सही करार देती। वो समझ चुकी थी अगर उसे उस हवेली में रहना है तो जन्नत के साथ बना कर रखने में ही आफियत है। तभी उसने दीन मोहम्मद के सामने कुछ कहना छोड़ दिया था। दीन मोहम्मद की गैर मामूली मोहब्बत ने जन्नत को कम बिगाड़ा था। जो सौतेली माँ की जी हजूरी ने दिमाग बिल्कुल ही 7वें आसमान पर पहुँचा दिया। उस पर मुस्तजाद सहेलियाँ भी ऐसी मिली थी जो तारीफ़ें कर कर के उसको चने के झाड़ पर चढ़ाए रखती। और सच्ची बात है कि ये तारीफ़ें कुछ ऐसी बेजा भी ना थी, वो बेतहाशा खूबसूरत होती जा रही थी। समझना मुश्किल था इतनी सी उम्र में इतना ढेर सारा रूप वो कहाँ से चुराए ला रही है। उन्हीं दिनों वो चला आया। किसी ने बताया उसका नाम फ़ारूक है। महकमा ज़राअत की तरफ से मुलाजिम होकर उस गांव में तैनात हुआ था। ऊंचा लंबा गबरू जवान। उस पर नज़र पड़ती तो लगता दिल थम रहा है। फिजाओं में खुशबू फैल रही और आसमान से धनक बरसने लगी, और जब वो देखता तो यूँ महसूस होता जैसे सीने से दिल खींच रहा हो।
जन्नत ने आज तक बाप की बेतहाशा मोहब्बत, सहेलियों की चापलूसी देखी थी, लेकिन उस मर्द की हर नज़र एक नया तजुर्बा थी, और वो उस नज़र के ज़ेरे असर शस्त्र सी खड़ी हवा की तरह अचानक ज़िंदगी में दर आने वाले एहसास को अपने वजूद से टकराता हुआ महसूस कर रही थी। फिजान के जाने से समीना खासी मुतमईन हो गई थी और इत्मीनान से बैठी हुई सूरत हाल पर गौर कर रही थी कि मावा अपने कमरे से निकली और आकर सोफे पर लेट गई। मामा चले गए। उसने आंखें बंद किए हुए पूछा। अभी सोकर उठी थी, चेहरे पर मुंह धोने के बाद की नमी थी और रसाब पर नींद की घुनुदगी। हाँ, 6:30 बजे की फ़्लाइट थी उसकी। समीना ने बगौर मावा को देखते हुए जवाब दिया। बहुत बुरा किया फिजान मामा ने अपने सर के नीचे कुशन रखते हुए कहा। सिर्फ अपने साथी ने इनिया के साथ भी बुरा किया। खुशियों से मुंह मोड़कर चले गए। खुशियाँ बार बार किसी के दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। तुम्हें उसके ज़ाती मामले में नहीं बोलना चाहिए था मावा। ज़ाती मामला? मावा बुरी तरह सुलग कर बोली। ये ज़ाती मामलात कौन से होते हैं मम्मी? मेरी ज़िंदगी के हर छोटे बड़े फैसले में फिजान मामा शरीक रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक का चुनाव उनके मशवरे और उनकी राय को मद्देनज़र रखते हुए किया गया। हत्ता कि जब शहरोज़ से मंगनी की बारी आई तब भी फिजान मामा की मर्जी ज़्यादा शामिल थी उस रिश्ते में। उस वक्त तो किसी ने एतराज़ नहीं किया कि वो मेरे ज़ाती मामले में दखल दे रहे हैं, और अब अगर मैं उनकी शादी के मामले में कुछ करती हूँ या कहती हूँ तो ये उनके ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी हो गई। भाई वाह! इश्तियाल और दुख से उसकी आवाज़ तेज़ हो गई थी और आंखों में नमी भी दिखाई देने लगी थी। हमेशा मुझसे पहले उन्होंने मुझे अपनी दोस्त का, कभी बहन बना लेते थे, लाड जताने होते तो भांजी बना लेते। आज हर रिश्ता एक तरफ डाल दिया मामा ने। उसने आंखों को हमेशा की हाथ की पुष्ट से रगड़ डाला। अच्छा तुम हाइपर मत हो, समीना ने कहा। वैसे भी अब तो फैज़ान जा चुका है, अब क्या हो सकता है? हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, उसने पुख्ता इरादे के साथ कहा और एक झटके से उठकर बैठी और पाँव स्लीपर में डालने लगी। जा कहाँ रही हो? समीना ने हैरान होकर पूछा। अभी आती हूँ। अरे रुको ना, मुझे तुमसे बात करनी है। कौन सी बात? मावा ने चौंक कर उन्हें देखा। मैं सोच रही थी मावा, तुमने अपने बाबा जान के बारे में कभी कुछ नहीं पूछा। समीना ने पुरसोच अंदाज में कहा। बाबा जान के बारे में क्या पूछूं? उनके बारे में तो मैं सब कुछ जानती हूँ। मावा ने हंसकर कहा। क्या जानती हूँ? यहीं के वो कितने बेहतरीन स्टूडेंट थे, उन्हें राइटर कौन से पसंद थे, उन्हें सब्जी और फल कौन कौन से पसंद थे। मैंने उनकी डायरीज़ पढ़ी है मम्मी, बिलीव मी, मैं उनके बारे में सब कुछ जानती हूँ। वो कहते हुए बाहर निकल गई। नहीं मावा, तुम कुछ नहीं जानती। डायरीज हमेशा किसी की शख्सियत का एक रुख जानती। ज़िंदगियों के बहुत सारे राज उन्हें मालूम नहीं होते, ठीक वैसे ही जैसे अपने बाप की ज़िंदगी के राज तुम नहीं जान सकी। समीना ने गहरी सांस लेकर सोचा था। कल दिन भर बरसने वाली बारिश के बाद आज बेहद चमकदार दिन तुलू हुआ था। मावा ने बरामदे में रुक कर हथेली से आंखों पर छज्जा बनाकर देखा। इनिया गेट के करीब खड़ी कोरियर सर्विस के नुमाइंदे से कोई पार्सल वसूल कर रही थी। मावा वहीं रुककर उसका इंतज़ार करने लगी। इनिया आई तो उसके हाथों में रेड लिली का बहुत ही खूबसूरत सा बुके था। अरे इतने खूबसूरत फूल किसने भिजवा दिए? मावा ने इश्तियाक भरे लहजे में पूछा। पता नहीं, तुम खुद ही देख लो, जिसने भी भिजवाया तुम्हारे लिए भिजवाया, इनिया ने कहा। अरे मावा हैरान हुई। मेरे लिए किसने भिजवा दिया? उसने हैरत भरे अंदाज में बुके इनिया के हाथ से लेते हुए दरमियान में लगा कार्ड निकाल कर देखा। कार्ड बुके से भी ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन किसी का नाम नहीं लिखा था। मावा उलझकर कार्ड पर लिखी तहरीर पढ़ने लगी। मैं अपनी एड़ी पे इतनी तेज़ी से घूमता हूँ कि चार जानिब तमाम मंजर बदल के नज़ारा मुसलसल में ढल गए। अजब तहरीक है, एक फसू है, एक सपना जो सिर्फ अपना है, तुम नहीं हो। कहो तो ये गर्दिश माहौसाल अपनी एड़ी पे रोक लूँ मैं, जो एक तसलसल है मंजरों का वो तोड़ दूँ मैं, मगर ये तब हो सकेगा मुमकिन अगर मेरे साथ तुम रुको तो। मावा ने मुतअज्जिब से अंदाज में कार्ड उल्ट पुल्ट कर देखा, लेकिन नतीजा सिफर। ये कौन है भाई अपनी एड़ियों पर घूमने वाला? उसने चिढ़कर कहा। इनिया ने चौंक कर उसके हाथ से कार्ड ले लिया, पूरी नज़म पढ़ी, फिर कार्ड उसके सर पर मारा। इतनी खूबसूरत नज़म का सत्यानाश मार दिया। अच्छा ये नज़म है यार, ये शायरी मेरी समझ में नहीं आई। उसने हस्ब आदत कहका लगाया था। कोई मुझे शायरी लिखकर क्यों भेजेगा? फिजान मामा ने तुम्हारे लिए भिजवाए होंगे। मावा अभी भी खासी पुरुमीद थी। इनिया ने कड़ी नज़रों से उसे घूरा। यहाँ रहते वो मस्बत जवाब दे नहीं सके, दुबई जाकर फूल भिजवाएंगे। इनिया ने कार्ड मावा के हाथ पर पटका। वैसे भी उस पर तुम्हारा नाम लिखा है, मुझे किसने भिजवा दिया यार? मावा बेजार होकर बरामदे की सीढ़ियों में बैठ गया और गुलदस्ता भी नीचे रख दिया। क्या पता शहरोज़ ने भिजवाए हो? इनिया ने भी कुछ फासले पर बैठते हुए कहा। शहरोज़ और फूल भिजवाएगा? नामुमकिन, मावा ने हंसकर कहा था। क्यों भाई?
शहरोज़ ने आज तक मुझे फूल गिफ्ट नहीं किए क्योंकि उसका मानना है तोहफ़ा हमेशा ऐसा होना चाहिए जो यूज़फुल होने के साथ साथ देर पा भी हो। एक मरतबा उसने मेरे लिए पेन खरीदा जिसका कैप हटाते ही उसमें से लाइट निकलती थी। उसने कहा, माँ बाप तुम्हें लिखने के लिए लाइट जलाना नहीं पड़ेगी। अगली बार उसने मेरे लिए एक हेयर क्लिप खरीदा जिससे सर का मसाज भी होता था। वो जल भुनकर लेकिन मुस्कुरा कर बता रही थी। इनिया खूब हंसी। शहरोज़ नहीं तो फिर कौन भिजवा सकता है? तुम एक बार पूछ लो, मुमकिन है उसको इस बार फूल देने का ख्याल आ गया हो। बाबा ने मुस्बत अंदाज में कहा, फिर गर्दन मोड़कर उससे देखा। हंसने के बावजूद इनिया के चेहरे पर इस्मलाल दिखाई देता था। आंखों के गैर वाज़े हल्के थे। आई एम सॉरी, मामा ने अचानक कहा। किस लिए? इनिया मुतअज्जिब हुई। फिजान मामा चले गए, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकी। तुमने तो कोशिश की थी। इनिया सर झुकाकर बरामदे के टाइल्स पर उंगली फेरने लगी। बेकार कोशिश। पहले तुम्हें चोट पहुंचा दी, फिर मुझे थप्पड़ मारकर चले गए। मामा ने नाराज़ी से कहा था। इनिया का मुंह खुल गया। उन्होंने तुम्हें थप्पड़ मारा? या अल्लाह, कितने हाथ छोटे हैं तुम्हारे। अरे नहीं यार, बस दोनों बार कुछ जज्बाती हो गए थे, वरना तो पूरे पोलाइट है। मावन ने फिर फिजान का साथ दिया। जाने दो, तुम तो यही कहती रहती हो। इनिया ने चिढ़कर कहा। मैं तो सोच रही हूँ शुक्राने के नवाफिल पढ़ूँ। अच्छा हुआ उन्होंने कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया, वरना सारी ज़िंदगी मुझे उनके हाथों पीटना पड़ता। मैं तो भूल रही हूँ भैया उन्हें। तुम भी सारे किस्से को भूल जाओ। मावा ने गहरी नज़रों से उससे देखा। इनिया बोल तो मुस्तहकम लहजे में रही थी, लेकिन मुस्तकिल नज़रें चुरा रही थी। कह तो रही हो कि भूल जाऊंगी, लेकिन क्या भूल पाओगी? मावा ने यकदम कहा। इनिया कुछ बोल न सकी। मैं तो हरगिज़ नहीं भूल सकती इस किस्से को। वैसे मैं सोच चुकी हूँ मुझे क्या करना है, मावा ने मज़ीद कहा था। अब क्या करोगी? इनिया ने पूछा। पुप्पी जान को तलाश करूँगी, मावा ने भला आखिर बिल्ली थैले से बाहर निकाल ही दी। क्या? इनिया हैरान हुई। हाँ, मैं पुप्पी जान को तलाश करूँगी, बस तुम दुआ करो। इस अरसे में वो बुढ़ी खूसट हो चुकी हूँ। उनकी बड़ी बड़ी आंखों के गिर्द हल्के पड़ चुके हो। खूबसूरत जिल्द उम्र रसीदा होकर लटक चुकी हो। बाल झड़ गए हों, उनमें इस खूबसूरती की ज़रा सी भी रमक बाकी न रही हो, जिसे देखकर फिजान मामा उन पर फ्लैट हुए थे। सिर्फ एक यही रास्ता है जिसके ज़रिए फिजान मामा के दिल से मेरी पुप्पी जान की तस्वीर उतार कर वहाँ तुम्हारी तस्वीर लगाई जा सकती है। वो संजीदा थी या नहीं? इनिया ज़रूर उसकी बातें सुनकर चिढ़ गई और झटके से उठ खड़ी हुई। तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया। वो अंदर चली गई। अरे सुनो तो, इनिया मैं सच कह रही हूँ, तुम देखना ये ट्रिक सचमुच काम करेगी। वो आवाज़ देती रह गई, मगर इनिया ने एक भी ना सुनी। मावा ने मायूसी से फूलों को देखा, फिर गहरी सांस भरती उठ खड़ी हुई। क्या पता इस बार शहरोज़ को मुझे फूल भिजवाने का ख्याल आ ही गया हो। ये आलम इस्तिजाब था, ये मकाम आगाही। वो समझ न सकी, बस चुपचाप देखती गई। होता ये है कि दिल एक होता है, लेकिन उस दिल के 100 तकाजे होते हैं। अव्वलुल ज़िक्र अपना आप तस्लीम किए जाने की शदीद तरीन ख्वाहिश, और वक्त से पहले सर उठाने वाली हर ख्वाहिश आतिश फिशा का ऐसा दहाना बना देता है जिसमें से किसी भी वक्त लावा बह निकलने का खदशा हर वक्त लाहक रहे। फारूक ने तो उसको सरसरी ही देखा था, ऐसे जैसे सरेराह किसी पर नज़र पड़ जाए। लाशऊर के किसी कोने में पहचान की किरण चमके तो इंसान दूसरी नज़र डाल लेता। तो फारूक ने भी उस पर ऐसी ही नज़र डाली थी, लेकिन ये एक नज़र जन्नत के लिए नई कायनात के इंकशाफ का इदराक साबित हुई। वो कायनात जहाँ तर्ज़ ज़िंदगी अलग होता है, उस कायनात के रस्म व रवाज, रख रखाव, तहज़ीब व तमद्दुन का इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं होता। लेकिन जन्नत इस कायनात के असरार और रमूज़ से वाकिफ़ नहीं थी। वो उलझ गई, उस पुरअसरारियत में गुम होने लगी कि बाहर हाल इस कायनात के असरार में कशिश बहुत थी। ना सिर्फ कशिश बल्कि एक पुरलतीफ़ सी मिठास थी। सो वो खिंचती चली गई, आंखें बंद करके उस कायनात की सहर अंगेज़ी में गुम होने लगी। उसके पास एक बाप था जिसने बेतहाशा मोहब्बत दी, सोचने समझने की सलाहियत नहीं। सौतेली माँ थी जिसने खुद को और अपनी औलाद को उसके अताब से बचाने के लिए चापलूसी की राह इख्तियार की थी। उसकी हाँ में हाँ मिलाती और सुकून से रहती थी। जन्नत की गलतियों पर उसने आंखें बंद कर रखना सीख लिया था। बाकी बची सहेलियाँ तो मतलबी खुदगर्ज सहेलियाँ भी आज तक किसी के काम आई हैं। कौन था उसके पास जो बताता कि उस एक नज़र के तिलस्म के हाथों ख्वार न होना, मोहतात रहना। ये पुरअसरार कायनात जिसे तुम जैसी नासमझ कम फहम लड़कियाँ किसी नो दरियाफ्त शुदा सियारे की तरह खुद पर मुनकशिफ होने देती हैं, सदियों से पिनप रही दलदल भी हो सकती हैं। शुक्रिया जलाल बेटे, आपको अंदाज़ा नहीं आपने मुझे कितनी बड़ी फ़िक्र से आज़ाद कर दिया। मावा की खुशी मेरे लिए हर चीज़ से बढ़कर है। आपके इस फैसले से मैं बेहद खुश हूँ। समझ में नहीं आ रहा आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूँ। समीना एहसास से तशक्कुर से भरपूर लहजे में कह रही थी। जलाल के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और आंखों में झिझक अमेज़ मुसरत की बात सुनकर वो फितरी सी घबराहट का शिकार हो गया। प्लीज़ समीना आंटी, आप मुझे शर्मिंदा ना करें, उसने जल्दी से कहा। फिर ग्लास में इस पर रखकर उठ खड़ा हुआ। मैं आपको बताने आया था, आज हवेली जा रहा हूँ, अपने बुज़ुर्गों से बात करके जल्दी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा।
मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारी और मावा की मंगनी हो जाए तो सुकून से डिब्लन वापस चली जाऊँगी। समीना ने शहर टपकाते लहजे में कहा। जलाल जिस तरह मुस्कुराता हुआ आया था वैसे ही रुखसत हुआ। यूँ भी आजकल जिस नए जज्बे ने उसके दिल में हलचल मचा रखी थी, उस जज्बे के साथ लबों पर बात बेबात मुस्कुराहट खेलना कुछ ऐसा हैरान कुन अमल नहीं है। जलाल के जाने के बाद समीना सोफे पर बैठ गई और इस सारी सूरत हाल पर गौर करने लगी जो उन्होंने बड़ी मेहनत से तरतीब दी थी। उन्हें अपनी कामयाबी का पहले भी यकीन था। जलाल की जानिब से मस्बत जवाब मिलते ही ये यकीन कहीं गुना बढ़ गया था, लेकिन अभी भी कोई सोच थी जो उन्हें लाहक थी। दरअसल हर इम्कान अपने साथ एक अंदेशा ज़रूर लाता है और यही अंदेशा समीना की फ़िक्रमंदी का सबब था। वो जानती थी जलाल को इस राह पर लाना हरगिज़ मुश्किल न होगा। असल मसला मावा का था जो माजी के हक़ाइक़ से लाइल में बेफिक्री की ज़िंदगी गुजार रही थी। यह समीना के सामने कहीं एक सवालिया निशान मुँह खोल कर खड़े हो गया। क्या मावा राज़ी हो जाएगी? राज़ी होना तो बड़े दूर की बात है, क्या वो मेरी बात का एतबार भी करेगी? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। माँ हूँ मैं उसकी, मेरी बात पर एतबार ना करेगी तो किसकी बात पर करेगी? वो खुद ही सोचती और अपने हर सवाल का जवाब देती रही, यहाँ तक कि बाहर आसमान पर तेज़ी से बादल फैल गए और पूरा दिन तारीकी में डूब गया। दीन मोहम्मद शशदर साहब अपनी सबसे छोटी बेटी को जन्नत के हाथों पिटता देख रहा था। वो इस कदर हैरान और परेशान हुआ था कि आगे बढ़कर बच्ची को बचा भी नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद बच्ची को अच्छी तरह धमकने के बाद जन्नत उसे सेन में फेंक कर अंदर चली गई। बड़ी देर से खामोशी से एक तरफ खड़ी बुशरा ने आगे बढ़कर बच्ची को उठाया और सुलाते हुए उसे कमरे में ले आए। आप कब आए? कमरे में दीन मोहम्मद को दरवाजे के करीब खड़ा देखकर बुशरा बुरी तरह चौंकी। दीन मोहम्मद आज तबीयत खराबी की वजह से अपने मुकर्ररा वक्त से पहले घर आ गया था, लेकिन जन्नत और बुशरा दोनों ही इस बात से नावाकिफ थी। दीन मोहम्मद ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय हाथ बढ़ाकर बच्ची को अपनी आगोश में ले लिया। बच्ची का चेहरा आंसू से भीगा हुआ था और पैर दर पैर पड़ने वाले थप्पड़ों से लाल हो रहा था। वो बुरी तरह सहमी हुई थी और दीन मोहम्मद के कंधे से लगकर घुट घुट कर रोने लगी थी। जन्नत इसे इतनी बुरी तरह क्यों मार रही थी? दीन मोहम्मद ने पूछा। बुशरा खामोश रही, लेकिन उसकी आंखों में वो सब कुछ था जो दीन मोहम्मद की नज़रें चुराने पर मजबूर कर सकता था। इसने जन्नत की प्लेट से बोटी उठा ली थी और हाथ मारकर शोरबा गिरा दिया था। बुशरा ने बलाखिर ज़बान खोली। दीन मोहम्मद और हैरान हुआ कि अब बोटियाँ ख़त्म हो गई थी। नहीं, फिर उसे अच्छा नहीं लगता कोई उसकी प्लेट में से खाए। ये तो बहुत छोटी बात है। शोरबा गिरने से उसके कपड़े भी ख़राब हो गए थे। छोटी अकल की औरत, ये कोई ऐसी बात है कि बच्ची को इस बेदर्दी से मारा पीटा जाता? दीन मोहम्मद ने एकदम भड़क कर कहा, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसके इश्तियाल की हकदार जन्नत है, बुशरा नहीं। लेकिन जन्नत पे वो गुस्सा कैसे कर सकता था? वो तो उसकी लाडली नाजो पली औलाद थी। तो वहाँ खड़ी अपनी औलाद को पिटता देखती रही, आगे होकर रोक नहीं सकती थी उसे। मैं कैसे रोकती? बुशरा ने अजीब से लहजे में कहा। जन्नत का हाथ पकड़ लेती, दीन मोहम्मद ने कहा। जन्नत का हाथ पकड़ लेती ताकि आपके घर आने पर वो आपसे शिकायत लगाती और आप मुझे मारते। दीन मोहम्मद चुप का चुप रह गया। बुशरा ने जैसे उसके सामने आईना लाकर रख दिया था। आप मुझसे पूछ रहे हैं जी कि मैंने जन्नत को क्यों नहीं रोका? आप भी तो यहाँ खड़े देखते रहे, आपने उसे क्यों नहीं रोका? बुशरा ने बच्ची को दीन मोहम्मद से ले लिया। आप फिक्र मत ना हो, आपने आज पहली बार जन्नत के हाथों इसे पिटते देखा, इसलिए परेशान हो गया। मैं तो हर दूसरे दिन देखती हूँ। अपनी बेटियों को ढोर डंगरों से भी ज़्यादा बेदर्दी से मार खाते देखने की मुझे आदत हो गई, आपको भी हो जाएगी। बुशरा ने जैसे उसके मुंह पर तमाचा दे मारा था। दीन मोहम्मद वहीं खड़ा हाल में परेशानी में गिर गया। बुशरा ने कई मरतबा उसे जन्नत के नारवा सलूक का एहसास दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार दीन मोहम्मद ने जन्नत की तरफदारी की थी, क्योंकि उसे कभी लगा ही नहीं कि जन्नत भी कुछ गलत कर सकती है। लेकिन हाँ, जन्नत की पैदाइश के बाद पहली मरतबा उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि उससे जन्नत की तरबियत में कुछ न कुछ कोताही ज़रूर सरजद हो गई है। दीन मोहम्मद को गाँव के मुअज़्ज़िज़ीन में शामिल शुमार होता था। किसी भी में इतनी हिम्मत ना थी कि उसकी बेटी के मुतालिक उसके मुंह पर कुछ कह सके, लेकिन बहरहाल उसने भी कुछ चहमगोइयाँ सुनी ली थी। वो इन चहमगोइयों पर हरगिज़ कान न धरता, बशर्ते ये कि फ़रूक और जन्नत को सरेराह बात करते हुए न देख चुका होता। उसका दिल चाहता फ़रूक का मुंह तोड़ दे, लेकिन इससे भी ज़्यादा सदमा उसे जन्नत की रविश पर पहुंचा था। वो जन्नत को बुशरा से ज़बान चलाते देख चुका था, छोटी बहनों को मारते पीटते देख चुका था, और उसकी ये समझ में नहीं आ रहा था कि उससे गलती कहाँ हुई है। उसने तो जन्नत को इतनी मोहब्बत दी थी कि कोई बाप अपनी बेटी को ना देता होगा। क्या मोहब्बत भी किसी को बिगाड़ सकती है? सरवत। एयरपीस में आवाज़ उभरी थी। आवाज़ थी कि मुसरत का संदेशा। सरवत के रगों पैर में एक सरखुशी सी दौड़ गई। धन्यवाद आप, उन्होंने कहा तो फ़कत इतना कि बलियों छलते दिल ने अल्फाज ही गुम कर दिए थे। वो कम उम्र लड़कियों या जज्बातियत के हाथों बेहाल औरतों की तरह खफा होकर नहीं निकली थी। बड़ी सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंची थी कि उन्हें वहाँ से हट जाना चाहिए। मुमकिन है उनकी गैर मौजूदगी दानियाल को उनके रवैये की बदसूरती का एहसास दिला दे। इतना अरसा बेज़बान बनकर गुजार दिया। पहली बार अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई थी,
तो भी खदशात साथ साथ थे। गो की अकल उनका शाना थपकती थी। जिस मर्द के लिए औरत ने अपनी ज़िंदगी निसार की हो, अपनी वफ़ाएं, अपना इखलास उसके नाम लिखा हो, जिसके बच्चों की परवरिश के लिए अपने दिन रात कुर्बान किया हो, वही मर्द औरत को सारी ज़िंदगी शक की मार मारता है। कहाँ का इंसाफ है। वो आ तो गई थी, लेकिन दिलो जान से दानियाल की महज एक पुकार की मुंतज़िर थी। फैसला तो कर ही चुकी थी कि वो एक बार पुकार ले तो झुकने में लम्हा भी नहीं लगाएगी, और शुक्र उन्होंने पहल कर भी ली थी। लेकिन दानियाल के अगले जुमले ने जैसे सारे जोशो मुसरत पर ठंडा पानी अंडेल दिया। अलमारी की चाबियां कहाँ रखी हैं? वो भी अनापरस्त थे। इरादा कुछ था, लबों से कुछ अदा हुआ। झुकना तो उनकी भी फितरत में नहीं था। कुछ जिद भी जोर पकड़ चुकी थी। ओह, सरबत के दिल को धक्का सा लगा था। गहरी सांस भरकर बोली, मेरे पर्स में रखी रहती थी, हमेशा से आते हुए निकाल कर आना याद ही नहीं रहा। इंसान में इतनी अकल होना चाहिए। लेकिन खैर, अकल का जज्बातियत से क्या ताल्लुक? तंजिया सुलगता हुआ लहजा सरबत की तेवरी पर बल पड़ गया। जज्बातियत इंसान के पास सोचने समझने की सलाहियत रहने ही कहाँ देती है। दानियाल हसन ने मजीद कहा, गालबन आप शक कहना चाह रहे हैं। सरबत ने भी हिसाब बराबर करने की ठानी, लेकिन इस बार दानियाल हसन का दिमाग भग से उड़ गया। यूं भी उनके सर्द मोहरी में डूबे हुए तंज उस वक्त तक कारी साबित होते थे जब तक सरबत जबानबंदी के फैसले पर अमल दरामद करती। कोई ना कोई बात होती है, तभी शक जोर पकड़ता है। उन्होंने सुलग कर कहा, जी नहीं, कुछ लोगों को हवा में तीर चलाने का भी शौक होता है, लेकिन आप नहीं समझ सकते। चाबियाँ मैं कल ही डाक के जरिए भिजवा दूंगी। सरबत ने उनसे ज़्यादा सरल से कहा, बेहतर क्या ही अच्छा होता कि तुमने एहतियात से काम लिया तो मुझे फ़ोन करने की जहमत ना उठाना पड़ती। उफ, सरबत का चेहरा खपत से सुर्ख हो गया। बच्चे कैसे हैं? उन्होंने पूछा। खुशी खरम उन्हें उस घर में किस चीज़ की कमी है कि किसी और के दर पर जा बैठे। एक और बार सरबत ने तहम्मुल से सहा, मेरा दोस्त फरमान कुरैशी तो तुम्हें याद होगा, उसका बेटा मेडिकल में है। मैं कल उसकी तस्वीर तुम्हें ईमेल कर दूंगा, अपनी राय से आगाह कर देना। मेरा ख्याल है इंडिया के लिए वो बेहतरीन शरीक हयात साबित होगा। खटाक की आवाज़ के साथ फ़ोन बंद हो गया। सरबत हक्का बक्का सी रिसीवर हाथ में ले खड़ी हुई रही। उनके कानों में अपना ही जुमला गूंज रहा था, अलहदगी का फैसला हो तो मेरी बेटी को इस घर से रुखसत कर दीजिएगा। तो क्या फ़ैसला हो चुका? एक हरास में घिरी हुई आवाज़ उनके दिल से उभरी थी, और फिर दिल किसी अथाह में डूबता चला गया। तो ये थी इसकी आज की 29वीं एपिसोड। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।